बच्चों ये सवाल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से आया है 4/12/2016 में। आपसे कह रहा है गिव द फोर एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल दीजिए हाउस प्रॉपर्टी का। तो एग्जाम फ्रॉम टैक्स है, इसको कहेंगे नॉन टैक्सेबल। तो कल एग्जाम में ये आ सकता है कि 4 घर का नाम बताइए जिस पर टैक्स नहीं लगता है। तो पहला है इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग। इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है बेटा। अगर आपके पास कोई घर है जिसमें आपका फार्म हाउस है तो उसका जितना भी इनकम होगा वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं लगेगा। एनुअल वैल्यू ऑफ एनी वन प्लेस ऑफ एक्स रूलर। हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर आप हाउस प्रॉपर्टी यूज कर रहे ओन बिजनेस ओन प्रोफेशन के लिए तो वो भी एग्जाम्प्ट है। और वन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, अगर आपके पास घर है उस पर आप खुद रहते हैं तो उस पर भी आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो बच्चों ये वाला को हम लोग हटा देते हैं, इसके जगह हम लोग लेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड बाय लोकल अथॉरिटी। तो आपको ये सभी बातें याद रखनी है। चारों पॉइंट आ सकता है एग्जाम में कि हाउस प्रॉपर्टी का 4 इनकम बताओ जिस पे टैक्स नहीं लगता, एग्जाम्प्ट होता है। तो पहले कह दोगे इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड बाय लोकल अथॉरिटी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन, वन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ये चारों लिख लेना। बच्चों यहाँ पे कह रहा है मेंशन द कंडीशन फॉर डिडक्शन ऑफ म्युनिसिपल टैक्स। आपको कह रहा है कि म्युनिसिपल टैक्स जो हम लोग लेस करते हैं एनुअल वैल्यू से, तो उसकी कंडीशन क्या है। बच्चों पहला जो कंडीशन है, 1 नंबर, म्युनिसिपल टैक्स। पहला जो है बच्चों वो है हाउस
must be let out. हाउस लेट आउट होना ज़रूरी है। अगर घर भाड़ा में नहीं रहेगा तो म्युनिसिपल टैक्स नहीं अलाउड होगा। नंबर 2, म्युनिसिपल टैक्स मस्ट बी पेड बाय ऑनर, paid by owner of house property. Municipal tax must be allowed on cash basis. म्युनिसिपल टैक्स हमेशा कैश बेसिस में होनी चाहिए। नो डिडक्शन available, no deduction available for self-occupied house, no deduction available if municipal tax paid by tenant. तो बच्चों ये सभी पॉइंट हम लोग को तैयारी कर लेना चाहिए कि म्युनिसिपल टैक्स का कंडीशन क्या है। हाउस लेट आउट होना चाहिए। अगर हाउस लेट आउट नहीं है तो आप लेस नहीं कर सकते हो। हाउस का लेट आउट होना ज़रूरी है। म्युनिसिपल टैक्स आपको मालूम है ऑनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी पे करेगा। म्युनिसिपल टैक्स हमेशा कैश बेसिस में होना चाहिए, पेड होगा तभी लो। और सेल्फ ऑक्युपाइड घर है तो उसमें म्युनिसिपल टैक्स लेस नहीं होगा। और म्युनिसिपल टैक्स अगर टेनेंट पे करेगा तो वह अलाउड नहीं होगा। इसकी थ्योरी कंप्लीट। अब आगे चलते हैं बच्चों। मिस्टर अमित बनर्जी है, ये घर खरीद रहे हैं। ये घर खरीद रहे अपने रहने के लिए, तो ये सेल्फ ऑक्युपाइड है, जिसके लिए वो लोन लिए हैं 25 लाख का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पार्क स्ट्रीट में, और वो इंटरेस्ट दिए हैं 2,20,000। तो हमको तो लोन से कोई मतलब नहीं, इंटरेस्ट से मतलब है। आपको बोला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालो, तो सेल्फ ऑक्युपाइड घर है, बाड़ी वाला खुद रहता है, तो आपको याद होगा नेट एनुअल वैल्यू नील होगा। हमने नेट एनुअल वैल्यू नील किया और यहाँ लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन लोन। आप थोड़ा सा याद करिए, जो घर सेल्फ ऑक्युपाइड होता है उसका लिमिट है। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन जो हम लोग लेंगे वो हम लोग लेंगे आपका जाके 2 लाख। किताब में गलत दिया है 2 लाख। अब 2 लाख क्यों ले रहे? इसलिए 2 लाख ले रहे बच्चों क्योंकि ये घर रिपेयर का नहीं है, या तो खरीदना होगा या तो आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो इसीलिए
सेल्फ ऑक्युपाइड वाला घर का बच्चे, सेल्फ ऑक्युपाइड वाला घर का आपको याद रखना होगा इंटरेस्ट ऑन लोन, अब एक बार यहाँ ये तो समझ में आ गया कि घर परचेज है, परचेज हो या कंस्ट्रक्शन हो, उसके लिए 2 लाख। अब बच्चों एक बात यहाँ माथा में बैठा लो, ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ हम बता देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। इस इंटरेस्ट ऑन लोन की 2 कहानी है, एक है लेट आउट, एक है लेट आउट हाउस। अगर कोई घर भाड़ा में दिए हैं तो उसमें है अनलिमिटेड, जितना रहेगा ले लो, करोड़ों रुपया इंटरेस्ट है तो ले लो, अनलिमिटेड इंटरेस्ट ऑन लोन। लेकिन जो घर में आप रहोगे सेल्फ ऑक्युपाइड, जिस घर में आप रहोगे उसकी 2 लिमिट होंगी, एक होंगी 30,000 और एक होंगी 2 लाख। 30,000 होगा रिपेयर के लिए और 2 लाख होगा अगर घर खरीद रहे हैं परचेज के लिए, नहीं तो कंस्ट्रक्शन के लिए, या तो घर हम बना रहे हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जब निकालते हैं तो आप डिडक्शन जो देते हैं नेट एनुअल वैल्यू से हाउस का, वो कौन कौन सी डिडक्शन होती है। तो इसको आंसर आप यहाँ नहीं, मेरे को देखिएगा, आप इसको इस तरीके से बना कर दिखाइएगा। हम लोग यहाँ लेते हैं नेट एनुअल वैल्यू, फिर लेस करते हैं डिडक्शन, अंडर सेक्शन 24। जैसे डिडक्शन मांगे आपसे 24 का, आप इस तरीके से काम करेंगे। ए नंबर स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ब्रैकेट में ए, और आपको याद होगा 30% ऑफ NAV नेट एनुअल वैल्यू का। और दूसरा नंबर है बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन, (24B). यही हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एग्जाम में आप ऐसे दिखाएंगे। तो आपसे बोलना है कि नेट एनुअल वैल्यू से आप
जो लेस करते हैं वो कौन कौन सी है, वो ये है, या ये बोलेगा मेंशन, मेंशन डिडक्शन, अंडर सेक्शन 24, एक ही है। आप ऐसे दिखा देंगे बच्चों, ये सब जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, ये भी आया हुआ था थ्योरी में। डिम्ड ऑनर, ये 2 नंबर की थ्योरी में पूछ सकता है, डिम्ड ऑनर किसे कहते हैं। डिम्ड ऑनर हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में तब कहते हैं जब असीसी ट्रांसफर ए हाउस प्रॉपर्टी टू अ माइनर चाइल्ड। जब हाउस प्रॉपर्टी के मालिक, डिम्ड ऑनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हम तब कहते हैं बच्चों जब असीसी अपना हाउस प्रॉपर्टी अपने माइनर चाइल्ड को दे देता है, लेकिन उसमें मैरिड डॉटर अगर शामिल ना हो तो ये ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल लिखोगे कि जब असीसी ट्रांसफ़र करता है हाउस प्रॉपर्टी माइनर चाइल्ड को, तो ट्रांसफेरर को डिम्ड ऑनर बोला जाता है। ट्रांसफेरर को डिम्ड ऑनर बोला जाता है। यहाँ ट्रांसफेरर कौन है, यही है। जैसे मान लो ये मैं हूँ और ये मेरा माइनर चाइल्ड है। मैं अपना प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ बेटा को, तो प्रॉपर्टी तो अभी मेरा बेटा के पास चला गया, लेकिन ये माइनर है, इसीलिए अभी भी हम ही होंगे मालिक, और हम ही को आप बोलोगे डिम्ड ऑनर। जबकि प्रॉपर्टी हम दे चुके हैं, लेकिन मालिक अभी तक हम है, क्योंकि वो अभी माइनर है, और प्रॉपर्टी हम ट्रांसफ़र किए हैं, तो हम कहलाएंगे ट्रांसफेरर। तो बेटा जब कोई हाउस प्रॉपर्टी असीसी ट्रांसफ़र कर देगा माइनर चाइल्ड को, तो ट्रांसफेरर ही कहलाएगा, डिम्ड ऑनर। दो 2017 में हम आ गए हैं। आपसे कह रहा 2 एग्जाम्पल दो, ये 4 मार्क्स में आया है। डिम्ड ऑनर के 2 एग्जाम्पल दो। अभी तो डिम्ड ऑनर 16 में भी बता के गए हम। असीसी ट्रांसफर his house property to minor child तो ट्रांसफेरर मतलब असीसी इस कॉल्ड डिम ऑनर, इसी को डिम्ड ऑनर बोलेंगे इसको।
एक इंडिविजुअल मतलब कोई भी लोग गिफ्ट दे रहा हाउस प्रॉपर्टी टू स्पाउस। स्पाउस का मतलब होता है हस्बैंड और वाइफ, यानी कि हस्बैंड गिफ्ट दे रहा वाइफ को और वाइफ गिफ्ट दे रहा है हस्बैंड को, स्पाउस में दोनों आता है, तो उसको कहेंगे डिम्ड ऑनर। इज ट्रीटेड एज डिम्ड ऑनर। यहाँ डिम्ड ऑनर पहला पार्टी होगा बच्चों, जो प्रॉपर्टी देने के बाद भी मालिक कहलाएगा। बच्चों बेसिक चार्ज, सेक्शन 22। पहला है टैक्स पेयर, must be the owner of the house property। हाउस प्रॉपर्टी cannot be used for his business or profession by assessee। assessee मतलब यही बेटा टैक्स पेयर, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते हो अपनी बिजनेस और प्रोफेशन के लिए, assessee। बच्चों वो वाला भी आप लिख सकते हो और ये वाला भी लिख सकते हो, ये बहुत अच्छा आंसर है, इसी को लिख देना, बेसिक चार्ज। बेसिक चार्ज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में ये तीनों पॉइंट दे देना। सेक्शन 22। प्रॉपर्टी शुड बी कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि इसके अंदर एक बिल्डिंग भी आ सकता है या खाली ज़मीन भी आ सकता है, लेकिन वो ज़मीन बिल्डिंग से जुड़ा होना चाहिए। अपोटेंट का मतलब होता है बेटा ऐड होना। अगर बिल्डिंग के साथ कोई खाली ज़मीन अटैच है तो वह हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगा। ये पहला पॉइंट। असीसी शुड बी द ऑनर, असीसी मतलब जो टैक्स देगा वो मालिक होना चाहिए। ये सेकंड बेसिक चार्ज है। और जो प्रॉपर्टी है शुड नॉट बी यूज बाय द ऑनर फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसको इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है।
तो बेटा बेसिक चार्ज बहुत ज़्यादा आता है, इसीलिए हम इसको किताब से निकाल के दे दिए ताकि इसको आप अच्छे से लिख सको। तो हाउस प्रॉपर्टी के बेसिक चार्ज 3 है, याद करना। पहला है द प्रॉपर्टी शुड कंस्ट्रेट, प्रॉपर्टी के अंदर शामिल होना चाहिए बिल्डिंग या खाली ज़मीन भी अगर अपेटेंट दिया टू मतलब यह बिल्डिंग, अगर ज़मीन खाली है, अगर वो बिल्डिंग से अटैच है तो वो हाउस प्रॉपर्टी है। असीसी ऑनर होंगे हाउस प्रॉपर्टी का, और प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज बाय ऑनर, जो घर के मालिक है वो प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए। ये तीनों पॉइंट आप जरूर याद कर लेना। कभी कभी थ्योरी के साथ एक छोटा सवाल दे देता है बच्चों, जैसे यहाँ पड़ी नेट एनुअल वैल्यू दिया हुआ लेट आउट हाउस का 3 लाख, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ 2.5 लाख, आपको बोला निकालो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो नेट एनुअल वैल्यू 3 लाख ले लिए, यहाँ से डिडक्शन दिए 24, स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे 30%, 3 लाख का 30% 90,000, इंटरेस्ट ऑन लोन 24 भी 2.5 लाख। अच्छा ये सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं है, ये लेट आउट है। लेट आउट में जितना इंटरेस्ट है सब लोग है। अब ये जोड़ के बाहर किए तो माइनस में आया, तो लिख देंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस। ये भी आपको 2 नंबर और थ्योरी आपको 2 4 नंबर दे देगा। तो आगे चलते हैं बच्चों, सिंपल था। बच्चों यहाँ पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू दिया हुआ 1,60,000, म्यूनसिपल टैक्स दिया हुआ 20,000, और म्यूनसिपल टैक्स इज नॉट पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, म्यूनसिपल टैक्स पेड नहीं हुआ है, और बोला नेट एनुअल वैल्यू निकालो। तो बच्चों हम लोग यहाँ लिखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू और ग्रॉस एनुअल वैल्यू 1,60,000 लेंगे, और यहाँ से लेस करेंगे म्यूनसिपल टैक्स, पेड बाय ऑनर, लेकिन यहाँ नील कर देंगे, और इसके सामने लिख देंगे नेट एनुअल वैल्यू। ये सब 2 नंबर का 1 नंबर का थ्योरी के साथ दे देता है बच्चों। अब ये पूछो लेस काहे नहीं किए, क्योंकि ये पेड नहीं हुआ, और म्यूनसिपल टैक्स हमेशा पेड होना चाहिए। तो यहाँ नोट देके लिख देंगे म्यूनसिपल टैक्स मस्ट बी ऑन कैश बेसिस, मस्ट बी कैश बेसिस। म्यूनसिपल टैक्स हमेशा कैश बेसिस में होना चाहिए, म्यूनसिपल टैक्स मस्ट बी कैश बेसिस, लेकिन यहाँ तो पेड हुआ नहीं है इसलिए नील कर दिए। यहाँ एक सवाल दिया हुआ है, 3 लाख का हाउस लॉस है, इनकम है 3 लाख का इनकम है बच्चों, तीन लाख का इनकम है और 1,40,000 लॉस है। आपको बोला इनकम निकालो, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जितना इनकम है वो ले लो और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को माइनस कर दो, और यह इंग्लिश में लिखोगे लेस सेट ऑफ। तो कभी भी आपके सामने इनकम दे दे और लॉस दे दे तो इनकम से लॉस को घटा देना, और ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। ये 1 नंबर का सवाल है।
तो सिंपल है, इनकम दिया हुआ इनकम ले लो और वहाँ से लेस करो सेट ऑफ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेट ऑफ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोल करके लेस कर दो। तो बच्चों 2016 और 18 दोनों में आ चुका है ये वाला। 4 ठो घर का नाम बताइए जिस पे टैक्स नहीं लगेगा। हाउस प्रॉपर्टी एग्जाम फ्रॉम टैक्स, नॉन टैक्सेबल या टैक्स फ्री, ऐसे भी लिखेगा। तो बच्चों ये चारों घर याद रखना, इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड बाय लोकल अथॉरिटी, हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन, वन सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी। Under the Income Tax Act, under what condition must be fulfilled order to claim the deduction of unrealized rent? बच्चों अनरियलाइज रेंट के ऊपर ये नोट आ सकता है 4 नंबर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। तो अंडर रूल 4 अनरियलाइज रेंट फॉर द करंट प्रीवियस ईयर शाल बी डिडक्टेड फ्रॉम द रेंट रिसीवेबल इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई। पहले ये हेडिंग लिखेंगे कि अंडर रूल 4 में अनरियलाइज रेंट जो है करंट प्रीवियस ईयर का, इसको हम लोग लेस कर सकते हैं रेंट रिसीव से अगर फ्लोइंग कंडीशन पूरा हो। पहला कंडीशन है टेनेंसी बोनाफाइड, मतलब टेनेंट होना बहुत ज़रूरी है। टेनेंसी बोनाफाइड का मतलब पहले प्रूव करना होगा कि वो टेनेंट है, ये पहला कंडीशन है। अच्छा ये भी आ सकता है बच्चों, ये भी थ्योरी आएगा, याद रखना। दूसरा है डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वैकेट या स्टेप टेकन फॉर द कंपेल हिम टू वैकेट द प्रॉपर्टी। अब ये वाले इंग्लिश को हम थोड़ा सिंपल कर दें। ये वाली मत लिखना, यहाँ से हटा दो, ये लिखना था स्टेप हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वैकेट द प्रॉपर्टी। मतलब बाड़ी वाला को स्टेप लेना होगा और उसको दबाव डालना होगा कि वो घर खाली कर दे। सेकेंड स्टेप, द सेकेंड पॉइंट, द स्टेप हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वैकेट द हाउस प्रॉपर्टी। डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी ऑफ द आरसीसी। यानी कि डिफॉल्टिंग टेनेंट है, जिस टेनेंट डिफॉल्ट हो चुका है वो आरसीसी का कोई दूसरे प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा ना हो, मतलब वो एक से ज़्यादा घर ना रखा हो। इसका मतलब ये हुआ कि डिफॉल्टिंग टेनेंट कैन नॉट, उसको सिंपल वर्ड में लिख दे रहे बेटा, कैन नॉट ऑक्यूपाई मोर देन वन हाउस, मोर देन वन हाउस, एक से ज़्यादा घर वो ना रखे। मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी ऑफ द आरसीसी। बस बेटा ख़त्म, ये सब ज़रूरत नहीं है। तो याद रखोगे 3 कंडीशन है, पहला है टेनेंसी बोनाफाइड, नंबर 2 द स्टेप हैज़ बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वैकेट द हाउस, आपको कदम उठाना पड़ेगा, उसको दबाव डालना होगा कि वो घर खाली कर दे, और जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है वो एक से ज़्यादा घर अपने पास ना रखता हो तब। ये तीनों कंडीशन फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है और ये नोट कर लोगे, आएगा।
बच्चों स्टैंडर्ड रेट हम किसे कहेंगे? हम बोलेंगे द रेंट which is fixed by assessing officer is called standard rent. Reasonable expected rent cannot exceed standard rent, right boys? Standard rent. तो बच्चों याद रखना, रेंट विच इज फिक्स बाय असेसिंग ऑफिसर, जब किसी रेंट को असेसिंग ऑफिसर फिक्स कर दे तो वो कहलाएगा स्टैंडर्ड रेंट। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कभी भी ज़्यादा नहीं होगा किससे? स्टैंडर्ड रेंट से। बच्चों फिर आ गया व्हाट आर द बेसिक चार्ज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ये 2019 में आया है। तो बेसिक चार्ज अभी हम कुछ देरी पहले ही ऊपर बता के गए थे बच्चों। और वो ये है बेसिक चार्ज, सेक्शन 22। प्रॉपर्टी शुड बी कंस्टिट्यूट ऑफ बिल्डिंग, प्रॉपर्टी में बिल्डिंग होना जरूरी है, या लैंड अपैर्टुनेंट दियर टू, या जमीन उससे जुड़ा हुआ है तो वो भी हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। असिसी शुड बी द ऑनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, सेकेंड बेसिक चार्ज। और थर्ड, प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज फॉर द ऑनर फॉर द पर्पज ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन। ये तीनों पॉइंट आप लिख दोगे तो 4 नंबर आपको मिल जाएगा। तो बेसिक चार्ज आपका 15 में भी आया, 17 में भी आया और 19 में भी आ सकता है बच्चों। नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू किसे कहेंगे? नेट एनुअल वैल्यू कैसे निकलता है? जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू से हम म्युनिसिपल टैक्स क्या करते हैं? लेस कर देते हैं। तो नेट एनुअल वैल्यू में आप फार्मूला लिख देना, रुपीस लिख के दिखा देना सर, ग्रॉस एनुअल वैल्यू और यहां से लेस कर देना म्युनिसिपल टैक्स। तो जो आएगा वो कहलाएगा नेट एनुअल वैल्यू। फेयर रेंट तो अभी आपको बता दिए। फेयर रेंट, द रेंट इज अवेलेबल फॉर सिमिलर प्रॉपर्टी, ये भी याद लिख सकते हो, या वहाँ भी लिखाए थे, वहाँ भी दिखाए थे। फेयर रेंट आएगा ही आएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन बताओ। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मालूम है 30% होता है। यह हम लोग आंसर में देंगे इस तरीके से, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A बराबर देके 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, बस हम लोग को 1 नंबर मिल जाएगा। तो बच्चों इतना थ्योरी है, इसमें से कोई ना कोई आ जाएगा।